नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महापौर के बयान पर गरमाई राजनीति। निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह बघेल ने महापौर और नगर निगम अध्यक्ष पर बोला तीखा हमला। रिहायशी इलाके में ड्राई आइस के साथ भारी मात्रा में मिली विस्फोटक सामग्री। अधिवक्ता राजेंद्र पांडे ने रचा इतिहास, 7वीं बार बने अध्यक्ष। रीवा पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, छात्रों से अनुभव किए साझा। और देखिए बकरी चोर की अनोखी दास्तान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। महापौर रीवा के बयान पर इस समय सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसे लेकर अब निर्दलीय पार्षद ने जमकर हमला बोला है और सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है। रीवा नगर निगम के महापौर का 2 दिन पहले कर्मचारियों को फटकार लगाते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। उधर नगर निगम में नारी शक्ति को लेकर चल रही बैठक के दौरान जमकर गहमा-गहमी हुई थी। इसके बाद निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह नगर निगम महापौर और नगर निगम अध्यक्ष के ऊपर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, इसलिए महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यथा सोशल मीडिया के माध्यम से संजय सिंह की फेसबुक वॉल से साझा की है, जो वायरल हो रही है। आप खुद सुनिए क्या कहना है पार्षद नम्रता सिंह का। जनता को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज महापौर की वक्तव्य सुना होगा, जो वार्ड में कह रहे हैं अपने स्वास्थ्य अधिकारी से इतने अभद्र से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आओ उसी नाली में तुम्हें गाड़ देंगे और रे बे करके तेरा कहाँ रहता है, तू का निगरानी करने नहीं आता है। ये सब आज आपने सुना होगा। और ये दोनों लोग इतने तानाशाह में मदमस्त हो गए हैं पद का, इतना इन लोगों को दोनों को घमंड हो गया है कि मतलब क्या बोलते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ। और कल भी हमारे साथ अध्यक्ष जी ने बोला कि मतलब एक महिला आरक्षण, महिला बंधन का कल एजेंडे की इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, तो एक तो कांग्रेस की पार्टी आई नहीं, मतलब वहाँ बाइकाट कर दी, क्योंकि पता इसी में चलता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी की डबल इंजन नहीं तिवल इंजन की सरकार बन गई है। क्योंकि यहाँ नगर निगम में कांग्रेस का भी सपोर्ट महापौर जी का मिल रहा है। जब भी अच्छे और महत्वपूर्ण एजेंडे में बात होती है तो बाइकाट कर देते हैं या करवा दिया जाता है, ये अब वही जानेंगे। तो कल जब महिला आरक्षण के बिल के लिए बात हो रही थी तो मैंने कहा क्या मैं महिला नहीं हूँ? मेरा हर दम अपमान होता है, मुझे 4-5 बार से निलंबित कर दिया जाता है। और कल तो हद हो गई जब हमने महिलाओं के लेके बोला कि कहीं पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष ही महान मानेंगे अपनों को, महिलाओं को आगे नहीं आने देंगे और महिलाएं हमेशा पीड़ित ही रहेंगी। तो अध्यक्ष जी ने इतना अभद्र एक महिला को शब्द बोला कि आप नौटंकी कर रही हैं। वहां कोई नौटंकी करने जाता है? जैसा इनका अन्न वैसा इनका मन। ये वहां का अन्न खाते हैं भ्रष्टाचारियों का, इसलिए इनका मन ही इस तरह के, खुद नौटंकी करते हैं और नौटंकी दिखाते हैं सदन में और मेरे को नौटंकी बोलते हैं। मैं जनता से बताना चाहती हूँ कि आप लोग जान लीजिए कि मतलब ये लोग इस तरह के लोग हैं। और आज के जब लास्ट हो आया तब महापौर जी वार्ड में भ्रमण करने निकले और इस तरह की जनता को तानाशाही दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और तो इस नगर निगम में जो है तो मतलब हमेशा ऐसे, उस बार ने महापौर जी ने कहा मैं फाड़ डालूंगी, तो मैंने कहा अगर आप एक महिला को आप इस तरह बोल रहे हो, महिलाओं को तो कहा ही गया है कि महिलाओं ठीक है, हमने कभी अपशब्द का प्रयोग ही नहीं किया। अगर उनके पास कोई प्रूफ भी तो दे हमको, जनता के लिए या नगर निगम के किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ मैंने अभद्र टिप्पणी की हो और कुछ ऐसा अपशब्द बोला हो। पर ये लोगों ने हमेशा अपशब्द और अभद्र बोले हैं और इनकी जो मानसिकता है वो क्षीण हो गई है। ये अपने आप को पुरुष मानते हैं और महिलाओं को हमेशा इनके दिमाग में नीचा दिखाने के लिए बैठ गया है। और जो भी महिला समाज में बाहर आके बोलेगी वो हमेशा मतलब इनके उसका शिकार होगी, इनके अपशब्दों का, इनके कर्मों का शिकार होगी। इसलिए महिलाएं जो पार्टी में जुड़ी हैं सभी पीड़ित पर बोलना नहीं चाह रही हैं। तो इस तरह नगर निगम की रवैया है और आप लोग जान लीजिए अच्छे से। अगर हमारे पास नगर निगम का संगठन नहीं है, क्योंकि इनके पास उनका बहुमत है, अब इनकी एमआईसी है, हमारे पास हमारी जनता है। मैं तो जनता पे गर्व करती हूँ कि मैं एक निर्दलीय पार्षद हूँ वार्ड 13 से, नम्रता संजय सिंह, और निर्दलीय ही रहूंगी। और यहाँ तक कि मैं आगे अगर कभी चुनाव लड़ती तो निर्दलीय ही लड़ूंगी। और हमारे साथ जनता है, मैं जनता का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इनकी जो तुच्छ सोच है, मानसिकता है, उनको आप लोग देखिए और जानिए।
इधर महापौर के बयान के बाद वो कर्मचारी अब महापौर के पक्ष में सामने आ गए हैं, जिसे महापौर ने फटकार लगाई थी। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए महापौर को सही ठहराया है। कर्मचारी ने बताया कि नालों की सफाई में लापरवाही बरती गई थी, इसे लेकर मुझे फटकार लगाई गई है। उनका कहना है कि वो नगर निगम के मुखिया हैं, उनका डांटना उनका अधिकार है। जैसे ही महापौर के पक्ष में कर्मचारी लामबंद हुए तो विपक्ष की सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। कुल मिलाकर जनता के मुद्दे गायब हो गए और पक्ष विपक्ष आपस में ही लड़ते रह गए। इससे तो यही प्रतीत होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों जमकर मलाई खा रहे हैं और जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। क्या मामला? नहीं, सफाई कर्मचारी को तो नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया है। मामला क्या था ये? मामला वो क्या है कि जो वीकेंड जो मलावा आता रहा और मैरी गार्डन का कचरा उसमें आता रहा, तो सर उसको लेकर वहाँ पर गुस्सा हो गए थे और कुछ नहीं, हम लोग को लेकर कुछ नहीं बोला गया था। आप लोगों को नहीं बोला गया था, लेकिन जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सफाई कर्मचारी प्रॉपर काम क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्या है? स्वास्थ्य अधिकारी क्या निरीक्षण करते हैं आप लोगों को? नहीं, आते हैं सफाई कर्मचारी को काम करते हैं और स्वास्थ्य अधिकारी भी आते जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो वो लोग नाराजगी जता रहे थे कि नालों की सफाई नहीं हो रही। नहीं, उस समय गंदगी थी, नाराज हुए थे। ऐसा क्यों होता है कि वो प्रॉपर वहाँ काम नहीं? प्रॉपर क्या है, वो मैरी गार्डन है इसलिए वो गंदगी, लेबर भी कम है और मैरी गार्डन है उसको ज्यादा गंदगी होती है। नगर निगम के द्वारा जो मैरी गार्डन है इनके लिए नियम बनाए गए थे कि वो कचरा का डिस्पोजल अपने स्थान पर करेंगे, तो क्यों नहीं करते? उनको कार्रवाई क्यों नहीं होती? जाते हैं सर, वो एसआई सर हमारे गए थे, चालान काटते हैं और करे भी हैं, और महापौर गए थे, उनके देखे गंदगी थी इसलिए नाराजगी जता रहे थे। बात हुई थी वो आपसे हुई थी? नहीं, महापौर जी किसको डांट रहे थे? क्या मेरे से बात हो रही थी। आप ही को डांट रहे थे? डांट रहे थे मुखिया, हमारे महापौर जी अपने मुखिया हैं। क्या है कि हमारा संघ भारतीय मजदूर संघ है, उससे संबद्ध यूनियन है भारतीय सफाई मजदूर संघ, जिसके अध्यक्ष आदरणीय सीताराम नाहर, नगर निगम श्रमिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माननीय अमर नाहर जी। सभी लोगों ने जो राजनीतिक ये तूल पकड़ाया जा रहा है माननीय महापौर जी के खिलाफ, सभी लोगों ने वो सीडी देखी, उस पर गहन चर्चा हुई, पूरे पदाधिकारी बैठे। ऐसा कुछ उस सीडी में था नहीं। ये केवल राजनीतिक तूल पकड़ने के लिए, सफाई कामगारों को लड़ाने के लिए हमारे पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 20 के माननीय दीनानाथ वर्मा जी, उनके द्वारा ये अनाप शनाप बयान दिया जा रहा। महापौर जी हमारे विभाग के मुखिया हैं, उनको डांटने का अधिकार है, लेकिन ये पूरा ये नगर निगम परिवार है। हम लोग परिवार में मिल के ही काम करते हैं, वो भी परिवार के सदस्य। लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए कि सफाई कामगारों को महापौर से लड़वाओ, कमिश्नर से लड़वाओ, ये बहुत निंदनीय है। पहले जब 1-2 स्वास्थ्य अधिकारी होते थे, अब तो कई स्वास्थ्य अधिकारी बनाए, तो निरीक्षण क्यों नहीं होता? 16 वार्ड में स्थिति क्यों नहीं? देखिए क्या है, हमारे यहाँ पहले एक स्वास्थ्य अधिकारी होते थे, जिसमें थोड़ा शहर बड़ा हुआ है, स्वच्छता भी चल रहा, अब 3 स्वास्थ्य अधिकारी हैं, फिर भी काम नहीं हो पा? नहीं, काम हो रहा। स्वास्थ्य अधिकारी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, सवेरे से राउंड करते हैं, सुबह 5 बजे 3 स्वास्थ्य अधिकारी निकलते हैं, फिर शाम को भी निकलते हैं, 4 इंस्पेक्टर निकलते हैं। क्या है, रीवा नगर निगम में सफाई कामगारों की जनसंख्या है कम, इसके कारण से थोड़ा सफाई होती, थोड़ा नहीं हो, तो वार्ड बड़े हैं। हम तो ये चाहते हैं माननीय महापौर जी, आयुक्त महोदय जी से कि सफाई कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करें, जिससे शहर साफ और सुंदर रहे। अभी वही वो सफाई कामगार हैं जो 5 स्टार में रीवा शहर को 4 चांद लगा। सोशल मीडिया के ज़माने में आपको आए दिन चौंकाने वाली खबरें देखने को मिलती हैं, तो हम भी आज आपको एक बकरी चोर की कहानी दिखा रहे हैं। रामपुर की रहने वाली एक महिला की बकरी मोनू घर से चोरी हो गई। पीड़ित महिला जब अपनी बकरी की तलाश में रीवा शहर के मछली मार्केट पहुंची तो वहां चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध लोग बकरी को बेचने की फिराक में बाजार में घूम रहे थे। इसी दौरान बकरा दुकानदारों को शक हुआ और उन्होंने आरोपियों का वीडियो बना लिया। जब उन्होंने आरोपियों का वीडियो बना लिया, बाद में पीड़ित महिला तक पहुंचा तो उसमें दिखाई दे रहे लोगों और अपनी बकरी मोनू की पहचान कर ली। हालांकि पहचान होने के बावजूद आरोपी मौके से बकरी को लेकर फरार हो गए। घटना के बाद से महिला लगातार अपने बकरे मोनू को अलग अलग स्थानों पर तलाश रही। सूत्रों के अनुसार चोरी में शामिल आरोपी भी रामपुर नैकिन क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में पुलिस में शिकायत की तैयारी की गई है और वीडियो के आधार पर
आरोपियों की तलाश की जा सकती है। हमारा बकरा कल 2 बजे से है छटका कर और लेकर भागे। हम कल से हैं परेशान हैं, हेर रहे थे हैं। और यहीं रीवा मंडी आए हम तो वो पा गए हैं, तो यहाँ के हैं लोग वीडियो बना लिए हम। बकरा लेके आए थे? जौन बकरा लेकर, बकरे का आपको? बकरा का मेरे नाम हवाए वो मोनू। कितने बकरा लेके भागा है वो 2 बकरा लेके भागा है रामपुर नैकिन से? रामपुर नैकिन से। हाँ यहाँ मटन मार्केट में लाया है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से निकल गया कि यहाँ से निकल गया है। मामला ये है सर के वो हम लोग रामपुर जा रहे थे, बकरा हमारा कल 2:30 बजे घूमा, तो जा रहे थे रामपुर। तो हम लोग ये गड्डी जब पहाड़ उतरने लगे तो 2 लोग बकरा लेके उधर से आ रहे थे, तो बड़े स्पॉट में लेके आ रहे थे। तो हम लोग वहां से सोचे कि देखिए हमारा ही बकरा लेके जा रहे हैं, तो पीछा किए तो हम लोगों को नहीं पाए। और यहाँ आए तो वीडियो बनी हुई थी उनकी। कल मेरा वाला लेके आए रीवा में, और आज दूसरे का बकरा लेके आए। जी श्रीमान, हाँ बकरा मैं पहचान गई श्रीमान जी, और आदमी को भी पहचान गई। आदमी कौन है? आदमी वो हनीफ खां के लड़का है, रामपुर का है, रामपुर नैकिन का है। कितने बकरा चोरी कर चुका है? अब वो हमको तो ये पता नहीं है, अभी आज तो हमको जानकारी हुई 2 बकरे चोरी हुए। हमको यही पता है, हमको क्या पता रहा कि ये लोग यही करते हैं। जैसे यहाँ मछली मार्केट में बेचने आए थे तो दुकानदारों ने वीडियो बनाया हुआ। हाँ हाँ, मतलब 9 पौने दाम में खरीदने को कह रहे थे। वो बोल रहा था कि जो देना हो 2250 दे दीजिए। तो इन्होंने बोला कि 8000 का बकरा हम 2250 में नहीं लेंगे, आप लोग चोरी करके लाए हो। तो इतने में मुँह आधा निकल लिया। हाँ हमने कहा ओके रीवा शहर के बीचों बीच ड्राई आइस के साथ भारी मात्रा में स्पार्कल मिला है, जो पटाखों की श्रेणी में आता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रीवा के एक निजी विद्यालय से महज 10 मीटर की दूरी पर सुविधा सर्विसेज में प्रशासनिक टीम ने दबिश देते हुए ड्राई आइस के साथ भारी मात्रा में स्पार्कल की मौजूदगी पाई है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इसमें क्या कार्रवाई की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सुविधा सर्विसेज के संचालक पुष्पराज कुशवाहा द्वारा ड्राई आइस और स्पार्कल सहित अन्य फायरवर्क की सप्लाई मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में की जाती है, लेकिन जिस रिहायशी इलाके में इसका भंडारण किया गया है वहाँ न तो नगर निगम से फायर की एनओसी ली गई है और न ही फायर सेफ्टी के कोई पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पूरे मामले के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला ने बताया कि सूचना पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सुविधा सर्विसेज में छापामार कार्रवाई की है, जहां ड्राई आइस के साथ स्पार्कल मौजूद मिला है। एक हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ विस्फोटक वगैरह का भंडारण है। उसी की सूचना में हम लोग यहाँ जांच करने आए थे। तो यहाँ पर ड्राई आइस का कुछ इनके पास में मिला है। हम लोग ये पंचनामा बना के और इनकी दुकान का रजिस्ट्री बना रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन है उसका, तो कागज़ ले लेते हैं, जैसा भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। स्पार्कल यहाँ अंदर मौजूद है, स्पार्कल फायर वर्क में आता है या नहीं आता है? ये हम फूड वालों को भी बुला रहे हैं, जैसा भी होगा नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे इसमें। क्या स्पार्कल की अनुमति है रखने की रिहायशी? ये कुछ बता रहे हैं, कुछ अनुमति इनके पास है, हम उनके कागज़ ले रहे हैं। मतलब और अगर रिहायशी इलाके में इसका भंडारण स्पार्कल का नहीं, रिहायशी इलाके में भंडारण तो नहीं होना चाहिए, पर देखते हैं इनके कौन से कागज़ हैं, क्या जवाब ये देते हैं। तो ये जो आइस बेचते हैं तो आइस धुआं निकलता है, और फिर जब मतलब जयमाला सिस्टम में लड़की पहुंचती है तो वो छुछरी जैसे वो ज्वलनशील होता है कि नहीं होता है? इस पे आग नहीं लग सकती है? नहीं, आग नहीं लगती। आग नहीं लगती, मतलब वो बारूद नहीं होता उसमें? नहीं, छिछिराएगा, मतलब बारूद नहीं, बिना बारूद की आग लग जाएगी। तो भाई वो तो बारूद होता है कि नहीं यहाँ पे? उसकी कुछ परमिशन, ये रिहायशी इलाका है, मालूम है आपको? ये कॉलोनी है ना, ये कॉलोनी है, कॉलोनी पे ये बेचने का लाइसेंस है आपके पास? आइस है नहीं तो आइस किस चीज में काम आती है?
शादी इवेंट्स में स्मोक निकालने के लिए। स्मोक निकालने के लिए ज्वलनशील होता है कि नहीं होता? नहीं होता, हम लोग हाथ से पकड़ के डालते हैं, पूरा दिन निकाल रहे हैं। नहीं तो इसमें तो बारूद का इस्तेमाल होता होगा ना, तब धुआं फेंकता है। इसमें वो नहीं होता, जो गन्ने का छिलका होता है निकलता है, इसका बनता है। और क्या क्या है यहाँ से इवेंट के लिए जाता है सामान? बस यही हल्दी का टब वगैरह, पटाखे वगैरह का। पटाखा वो जो फुलझड़ी टाइप का निकलता है वो भी जाता होगा। स्पार्कल रखा है। ज्वलनशील नहीं है? नहीं वो नहीं है, उसमें वो भी कुछ नहीं ज्वलनशील डलता, उसमें भी हम लोग जला के पूरा हाथ बारूद रख से के नहीं पूरा बनता है वो। बारूद से नहीं होता है। रहता, लेकिन इतना नहीं है, पूरा जलता नहीं है, पेपर जल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। अधिवक्ता संघ के चुनाव में इतिहास रचते हुए राजेंद्र पांडे ने लगातार 7वीं बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में एक बार फिर अधिवक्ताओं ने उन पर भरोसा जताया और भारी समर्थन के साथ विजयी बनाया। उनके इस लगातार जीत को लेकर अधिवक्ता वर्ग में उत्साह का माहौल है। राजेंद्र पांडे की इस उपलब्धि को रीवा के विधिक इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लगातार 7वीं बार अध्यक्ष चुने जाना उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और अधिवक्ताओं के बीच मजबूत पकड़ को दर्शाता है। समर्थकों और अधिवक्ताओं ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में अधिवक्ता संघ और अधिक मजबूत होगा। अधिवक्ता साथियों का स्नेह है, उनका विश्वास है, उनका आशीर्वाद है। लगातार 7वीं बार पुनः ये जवाबदारी मुझको सौंपी है। मतलब परिवार के हर उत्तरदायित्व को निर्वहन करने का हम पर भरोसा किया है, विश्वास किया है और उनका विश्वास टूटने ना पाए इसके लिए काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब बारी हमारी है। कितने मतों से जीत हुई है और कौन कौन प्रत्याशी? 278 वोटों से जीता हूं मैं। कितने प्रत्याशी चुनाव लड़े हुए थे? 12। हमको लगभग 800 समथिंग मिला है और हमारे जो नियरेस्ट ट्राइबल थे उनको 500 समथिंग मिला है। एक्यूरेट तो नहीं याद है हमको, समथिंग कुछ मिला है। समस्याएं तो भैया बनती रहती हैं, उनका समाधान भी निकलता रहता है। ये तो संसार का नियम है। ये समस्याएं आएंगी, उनसे निपटा भी जाएगा, फिर नई समस्या आएंगी, फिर उनसे निपटेंगे। तो रोजमर्रा का काम ये तो होता रहेगा। शहर के बीचों बीच एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक श्रमिक की मौत हो गई। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अल सुबह तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ऑटो सवार एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल अवस्था में युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान निपनिया निवासी विनोद साकेत के रूप में की गई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि पूरा परिवार मजदूरी का काम करता है। पत्नी खेत काटने गई थी और मृतक विनोद साकेत उसके बाद मजदूरी करने के लिए ऑटो में सवार होकर निकला था।
निपनिया से बाजार की ओर जाते समय एसके स्कूल के पीछे तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में विनोद साकेत गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। घटना एक्सीडेंट हो गए, ऑटो पलट गई है। ऑटो में जा रहे थे? ऑटो में चले जा रहे हैं खाना खाने। ये कहाँ पास घटना हुई? ये सोली विंडी के पास। कैसे हुआ, कुछ पता चला है आप लोगों को? काम में गए रहे हैं, हमको पता नहीं चला रहा, फिर बाद में पता चला। हम आए तो देखे तो यहाँ पाए। 4 दिन हो गया, काम में लेके गया, घर नहीं लेके आया रहा सर। कौन लेके गया था? पिंटू साकेत। यहाँ कौन लेके आया अस्पताल में? यहाँ हुआ पिंटू, राखी सा हुआ, राखी खुशबा, पिंटू साकेत। ये नहीं पता चला कहाँ कैसे घटना हुई है? पता नहीं, को नहीं बता, इस घरों भरे पता नहीं दूसर बताए नहीं बताए ले आके एडमिट कर देंगे। क्या काम करते हैं? मजदूरी। कितने बजे हुआ घटना? या भाई 2 बजे के टाइम। 2 बजे के टाइम। कहाँ रहते हो आप लोग? हम कटाई करने गए रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद विवेक तनखा आज रीवा पहुंचे और छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आयोजित विशेष व्याख्यान माला में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा आज रीवा पहुंचे और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने डिजिटल रूप से की। साथ ही एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ला, समाज सेवी राजेंद्र मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक, कार्यक्रम के संयोजक अमृतलाल मिश्रा भी उपस्थित रहे। व्याख्यानमाला का संचालन प्रवेश तिवारी द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी, परिसर के विद्यार्थी, प्रोफेसर्स व स्टाफ उपस्थित रहे। व्याख्यान के दौरान वक्ता विद्यार्थी सत्र भी आयोजित हुआ। आइए आपको लिए चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जहां व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है और विवेक तनखा छात्रों से मुखातिब हो रहे हैं। साहब, आप लोग महिला के आरक्षण की बात कर रहे हो? जाके देख लो किसी भी नेशनल लॉ स्कूल में आज 50% से ज्यादा छात्र लड़कियां हैं। आप उनको रोक नहीं सकते। आप उनको आरक्षण दो या ना दो, 33% से वो संतुष्ट भी नहीं होंगी, क्योंकि वो 50% की भागीदार है। और मुझे आज भी क्या मालूम है, एज एन अधिवक्ता, जब पहली बार ये विषय पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में जब ये आरक्षण महिलाओं का हुआ था 1993-94 की बात है, और चीफ जस्टिस भट्ट के सामने मैं बहस कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तनखा साहब, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, महिला आरक्षण के बारे में? तो मैंने कहा, सर, मैंने इस शर्त में अपने क्लाइंट से ये केस एक्सेप्ट किया था कि मैं महिला आरक्षण को सपोर्ट करूंगा। तो उस दिन भी मैंने महिला आरक्षण को सपोर्ट किया था, और तब ये माहौल नहीं था, तब तो शुरुआत थी। तो मेरा ये मानना है कि आज जब मैं युवा युवतियों को देखता हूं, और स्पेशली जब यंग गर्ल्स को देखता हूं इतनी संख्या में, तो मुझे लगने लगता है कि इस देश का भविष्य, विंध्य प्रदेश की परंपरा को देखिए। 3 लोग, जब 1956 में मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट स्थापित हुआ, 1956, 1 नवंबर 1956 जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्थापित हुआ। एक नया प्रांत बना मध्य प्रदेश का। रीवा में उस वक्त पार्ट सी स्टेट होती थी, तो यहां पर एक हाईकोर्ट का मॉडिफाइड वर्जन होता था। आई थिंक कोर्ट ऑफ कमिश्नर समथिंग उसको कहते थे, क्या एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर था वो याद नहीं, बट वो हाईकोर्ट का एक वेरिएंट था। और यहां पर जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट, सॉरी सर, यस यू आर राइट, जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट। तो वो कोर्ट बंद हो गया, हाई कोर्ट अब जबलपुर में स्थापित हो गया। तब तक इंदौर और ग्वालियर में बेंचेस नहीं बनी थी, जबकि इंदौर और ग्वालियर में पुराने स्टेट हाई कोर्ट्स थे, बट तब तक व्यवस्था वैसी नहीं हुई थी, तो कोर्ट एक ही था। तो आपको मालूम है, 3 लोग इस माटी के वहां गए। जनवरी 57 में मेरे पिता गए, स्वर्गीय राजकृष्ण तनखा जी, जिनकी बहुत अल्प आयु में देहांत हो गया था 1978 में। 6 महीने बाद
जस्टिस जीपी सिंह साहब गए, जो कि लॉ के एक लेजेंड बने, जिनकी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हर वकील के ऑफिस में आपको मिलेंगी। रीवा को और देश को वैसे व्यक्ति पे गर्व है। और तीसरा, 6 साल बाद जस्टिस जीएस वर्मा सतना से जबलपुर गए। तीनों ने नाम कमाया, तीनों ने ख्याति प्राप्त की। और कैसे? वर्मा जी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जीपी सिंह साहब 5-6 साल मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे। मेरे पिताजी का तो 1978 में स्वर्गवास हो गया था। 7 साल वो जज थे। 72 में जज बने थे, 78 में डेथ हो गई थी। मगर उस 7 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए जिन जजमेंट्स की चर्चा आज तक हो रही है। पता नहीं आपने वो मेरी फिल्म जो है रेनेसांस मैन, नर्मदा के उसमें वो उसका पार्ट भी है कि उस वक्त जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी तो सबसे पहला जजमेंट जो कि डिसेंट था इमरजेंसी के अगेंस्ट was by Justice A.P. Sen and Justice R.K. तनखा, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। वो जजमेंट के बारे में आज तक चर्चा होती है। मैंने अपने दूसरी कैप का उपयोग किया और मैंने सरकार के शीर्ष पद पे बैठे व्यक्ति से बात की और मैंने कहा, सोनम बदमाश नहीं है, सोनम एंटी नेशनल नहीं है, सोनम देश का हीरा है और इसलिए पूरा देश चाहता है कि सोनम के प्रति आप रहम रखें और उसको छोड़ें। उन्होंने कुछ मुझे जवाबदारी दी और वो जवाबदारी देश हित में थी। मैंने क्वाइटली वो जवाबदारी पूरी की। पूरी कहानी तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो 10 साल बाद जब मैं अपने ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तब आएगी। मगर यह बताता हूं जो मेरे प्रयास से सोनम वांगचुक को फिर छोड़ा गया। तो what I am trying to tell you is advocacy doesn't end only with the argument in court. अगर आपका माइंड एक्टिव है and you are looking for directions कि भाई मेरे को तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या चाहता हूं, मैं इस व्यक्ति को रिलीफ दिलाना है, मुझे उसको छुड़वाना है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई दूसरे तरीके भी क्या हो सकते हैं। एंड लाइफ में ऑलवेज बी ओपन टू न्यू आइडियाज। वही व्यक्ति सक्सीड करता है हु इज ओपन टू न्यू आइडियाज। पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं ये बोलता हूं, और देखिए कभी भी एक चेंज जब आता है, पॉलिटिकल चेंज, इट ओनली कम्स if you are a founder of a new idea. आपको whether it be politics or be law, आपको अपनी thought process से एक hope generate करनी पड़ती है और वो hope के माध्यम से आपको एक communication, आप communicate करते हैं पब्लिक से कि भाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।